नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका बात में दम है। यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी लगातार अलर्ट मोड में है और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। 2 दिन के अयोध्या दौरे में सीएम योगी 32,000 करोड़ की परियोजना की समीक्षा करेंगे, मगर असली मकसद असल में अयोध्या को साधना है, जहां की हार ने बीजेपी की खासी किरकिरी कराई थी। योगी के एजेंडे में अयोध्या टॉप पर है, लिहाजा योगी एक बार फिर प्रभु राम की शरण में पहुंचे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी सतर्क है और वो भी गोटियां सेट करने में जुटी हुई है। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या सीएम योगी ने अयोध्या को नाक का सवाल बना लिया है और क्या अयोध्या अब योगी की जिद बन चुकी है? इन सब सवालों को समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम के दर पर फिर पहुंचे योगी। क्या उपचुनाव में अयोध्या होगी उपयोगी? आर या पार की होगी लड़ाई? अयोध्या फिर सुर्खियों में आई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूं तो दौरा सरकारी है, जिसका एजेंडा साफ है कि रामनगरी में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा होनी है। लेकिन असल में योगी के इस अयोध्या दौरे के कुछ और भी मायने हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक अयोध्या की सीट ही साबित हुई, जहां की हार को लेकर विपक्ष की खुमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये और बात है कि निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह की हद से ज्यादा अलोकप्रियता चुनावी रणनीति पर भारी पड़ गई। लेकिन जीत तो जीत है, उसके लिए बहाने तलाशने का क्या मतलब? अयोध्या की हार पर अब तक जो समीक्षाएं हुई, उसके मुताबिक सबसे बड़ा फैक्टर लल्लू सिंह की छवि रही, जिससे जनता में नाराजगी थी। लल्लू सिंह की जगह अगर किसी और को टिकट मिला होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। कुछ असर अयोध्या में विकास कार्यों के बाद मुआवजा सही ना मिलना भी रहा। हालांकि इससे पहले ज्यादा प्रभावित अयोध्या सदर विधानसभा में बीजेपी को लीड मिली थी। यानी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में बड़ी चूक हुई, ये कहना गलत ना होगा। लिहाजा पार्टी ने सबक लेते हुए मलकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी से प्रत्याशी चयन पर गंभीर मंथन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 4 मंत्रियों को तैनात कर दिया गया है। सीधे खुद सीएम योगी फीडबैक ले रहे हैं। उम्मीद इस बात को लेकर है कि सीएम योगी अयोध्या में चुनाव को लेकर कैंप भी कर सकते हैं। यानी बीजेपी कोई भी चांस लेने के मूड में कतई नहीं है। अच्छी बात यह है कि उपचुनाव को सीएम योगी सीधे फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रहे हैं। 10 सीटों पर सीएम योगी की सीधी नजर है। हर सीट का फीडबैक योगी खुद ले रहे हैं। जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, उनसे भी मुख्यमंत्री सीधे संपर्क में हैं। सोमवार शाम को हुई बैठक में भी योगी ने पूरी टीम को निर्देशित किया। यानी बीजेपी इन उपचुनावों को पूरी गंभीरता से इसलिए भी ले रही है क्योंकि वो इससे लोकसभा चुनाव में मिले डेंट को खत्म करना चाहती है। साथ ही बीजेपी की कोशिश ये भी है कि ज्यादा सीटें जीतकर विपक्ष के दावों की हवा निकाल सकें। वो अलग बात है कि सीट शेयरिंग के मामले में बीजेपी अभी थोड़ी पीछे है, क्योंकि इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन रणनीति के मामले में बीजेपी थोड़ी लीड की पोजीशन में दिखाई देती है। सवाल ये कि क्या वाकई बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त का बदला ले पाएगी? रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया। तो प्रभु राम के दर पर फिर पहुंचे सीएम योगी। क्या उपचुनाव में अब नतीजे रहेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन मंथन का दौर लगातार जारी है। अब इसमें जो समीक्षा की गई है उसको लेकर भी कई तथ्य सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि अयोध्या सदर में सबसे ज्यादा लीड की बात सामने आई। उपचुनाव को सीएम योगी सीधे फ्रंट फुट पर आकर सहज होकर इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी 10 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। हर एक सीट का फीडबैक खुद सीएम ले रहे हैं। जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें भी मुख्यमंत्री सीधा संपर्क में रख रहे हैं। सोमवार शाम को हुई बैठक में भी सीएम योगी ने पूरी टीम को निर्देशित किया है। सबसे बड़ा फैक्टर अगर हम लोकसभा चुनाव में फैजाबाद में हार का देखते हैं तो लल्लू सिंह जो कि सांसद थे, उनकी नाराजगी निकलकर सामने आई है। अगर लल्लू सिंह को टिकट नहीं दिया गया होता तो आज नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो सकते थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित अयोध्या सदर विधानसभा में बीजेपी हुई है। इसके अलावा आपको बताते चले उपचुनाव को सीएम योगी सीधे फ्रंट फुट पर आकर अब तैयारी में जुटे हुए हैं।
उपचुनाव की रणभेरी तैयार है और हालांकि अभी किसी भी तरह का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इन 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है और इन चुनाव में किसी भी तरह से चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी की यही तैयारी है कि जीत ज्यादा से ज्यादा सीटों में उनकी भी हो। ऐसे में अगर बात सत्ता पक्ष की जीत की एक बार हम करते हैं तो ये सीधा संदेश जाएगा कि लोकसभा चुनाव में जो उन्हें शिकस्त मिली है, कहीं ना कहीं उसकी जो अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं उन फैक्टर्स की वजह से, यानी लोकप्रियता कम नहीं हुई है बीजेपी की, ये सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर विपक्ष की कहीं जीत होती है तो विपक्ष सीधे सीधे ये संदेश देगा कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे मिले हैं वो नतीजे कोई जुमला या एक संयोग नहीं था, बल्कि लोगों के बीच में विपक्ष की लोकप्रियता बढ़ रही है। और चलिए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और इसके अलावा कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। और जैनेन्द्र आर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कपिल जी आपके साथ करना चाहूंगी। कपिल जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जहां पर उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में अब इन 10 सीटों के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी की तैयारी अगर हम देखते हैं, या जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या पहुंचना, अयोध्या की सीट पर मंथन करना, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है और किस तरह से आप अपने सामने खड़े हुए प्रतिद्वंदी की तैयारी को देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शन के अंदर ही अपनी सारी तैयारियां कर ली। बूथ स्तर पे हमारी डबल कमेटियां हैं, प्रभारी पहले से नियुक्त हैं जो लगातार बैठकें कर रहे हैं। जिन 10 जगहों पे चुनाव होना है वहां के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और प्रभारी वो डायरेक्ट लखनऊ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में बने हुए हैं। उनकी बैठकें हर हफ्ते होती रहती हैं, क्या प्रगति है उस पर भी बातें होती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं जन विरोधी, दूसरी चीज जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो इनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स है, वही बुलडोजर पॉलिटिक्स इनको लोकसभा के भी चुनाव में बुलडोज की है उत्तर प्रदेश के अंदर। और पक्षपातपूर्ण रवैया के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि वर्तमान समय में जो उपचुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी 10 में 10 सीटें जीतेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी ठीक है। जपेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगी कि तैयारियां बीजेपी की कैसी चल रही हैं? हालांकि धरातल पर तैयारियों का शोर तो बिगुल तो बज ही रहा है, क्योंकि सभी देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार मंथन कर रहे हैं, मीटिंगों का दौर जारी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अभी चूंकि कपिल जी जिक्र कर रहे थे कि हमारी तैयारी तो लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही चल रही है, उसी टाइम से एक्शन मोड में है। दो बातों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर बोला और बुलडोजर नीति, और इन दोनों मुद्दों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त देने के लिए पर्याप्त हैं। क्या मानते हैं आप, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये तो एक विपक्ष का नैरेटिव है जो विपक्ष अपना भरपूर तरीके से फिक्स करने की कोशिश करेगा और करता भी रहा है। और जहां तक हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया, तो उसका क्रेडिट सीधा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष रूप से योगी जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में बहुत से मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन किसी ने भी उत्तर प्रदेश में प्रोफेशनली स्थापित गुंडा राज के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा उस एक नेक्सस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया
योगी जी एक पहले लेकिन ऐसे एनसीआरबी के आंकड़े तो इसके उलट बताते हैं। योगी जो आप योगी कह रहे जी हैं एनसीआरबी के आंकड़े तो इसके उलट बताते हैं। महिला अरे आप अपराध सुनिए में ना, उत्तर आप प्रदेश जब पूरे आपकी देश बारी में आएगी पहले बोलिएगा। नंबर पे है। आप बोल रहे हैं, कौन हत्या सुन के रहे थे? हम मामले बोल में रहे हैं, उत्तर आप सुनिए। प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ है। ना हो, उससे इतना कोई फर्क नहीं बुलडोजर पड़ता। चला लेने के बाद भी आपको क्या हुआ? बहन बेटियों का रोज बलात्कार हो रहा है। 2 महीने तक उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस जो है वो रजिस्टर नहीं करती है FIR। अरे महाराज, किस अरे लॉ एंड ऑर्डर की सो रहे हैं क्या? सुनिए ना, जग जाइए, इतनी दुखती नदी जग पर जाइए, अगर हाथ क्या रख सो दिया रहे हैं? गया तो आप अरे लोग सो डिस्टर्ब रहे हैं करना आप, लग शुरू रहा कर है। देंगे। जग आप जाइए लोगों महाराज, का जग जाइए। गुंडा सुबह राज, हो गई है, आप लोगों सुबह का हो गई माफिया है। राज लोकसभा का उत्तर चुनाव हार प्रदेश चुके की हैं। जनता इसे सो नकार चुकी है। जाइए, आप सो जाइए, उत्तर प्रदेश क्योंकि आपको जनता जगने में भी सोने जैसी बातें कर रहे हैं। महिला जातिवादी अपराध राजनीति में को, उत्तर आपकी प्रदेश नंबर 1 पे है कुंवर राजनीति साहब, को, लेकिन कुंवर माफिया साहब आपको नहीं राजनीति को दिखेगा। निश्चित तौर पर आपको नहीं नकारने जा दिखेगा। रही है। जो जब जब सच्चाई है आपकी उसको कबूल कीजिए। पर हाथ रखते हैं, बहन आप लोग बेटियों की परेशान हो इज्जत जाते हैं। सरेआम है। रोज का उत्तर रोज प्रदेश बलात्कार का केस आपके उत्तर सामने है, प्रदेश चाहे की जनता जौनपुर हो, जानती है चाहे और आपका उत्तर हाथरस प्रदेश रहा की हो। जनता आपके तो माननीय नेता योगी ही जी के साथ है। रेपिस्टों के ये नाम में आने उनकी वाले गिनती हो गई है। उपचुनाव में साबित आप हो मुझे जाएगा। बताइए, ये सारे आप कितना भी बलात्कारियों का narrative संबंध fix भारतीय करने का जनता पार्टी प्रयास से क्यों कीजिए, होता है? लेकिन आपको विफलता मिलेगी। दीपिका इनसे उत्तर पूछिए प्रदेश की कि जनता आखिर भारतीय सारे जनता बलात्कारियों पार्टी का के साथ संबंध है। भारतीय जतेंद्र जी, जनता जपेंद्र पार्टी जी, से क्यों आपने होता है? कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी का प्रति है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजे तो इसके इतर ही गए ना। इसी यही तो वजह रही कि विपक्ष को बोलने का मौका मिला है। जी जी, उसका भी जवाब सुन लीजिए। जी, कुछ नहीं हुआ। विपक्ष ने जो एक नैरेटिव संविधान बदलने का ये लोगों के बीच में एक यही रॉन्ग लल्लू मैसेज सिंह दिया, ने कहा उसमें कि हमें विपक्ष को एक झूठी 400 सफलता सीटें दे मिली। दो, हम हरवा दे, लेकिन आज हम जनता संविधान और बदल वोटर देंगे। भी समझ चुके हैं कि अरुण ये गोविल विपक्ष ने का कहा कि रॉन्ग हमें नैरेटिव 400 था। सीटें दे दो, हम विपक्ष ने संविधान जनता बदल को देंगे। बहकाया, आपके विपक्ष ने दो जनता को माननीय गुमराह सांसदों ने करा। कहा, लेकिन अब ये नैरेटिव तो जनता आप आप बदल रहे थे कि हमें 400 नतीजों में पार करा दो, हम ये संविधान जनता देश जो का पालन बदल कर देंगे, रही है विपक्ष सब को एक रंगा कर जवाब देंगे, देने सब वाले एक रंगा चुनाव कर में देंगे। साफ कर देंगे। नैरेटिव तो आपने गढ़ा था, अपने ही नैरेटिव में फंस गया, अच्छा ठीक है। अपने अरे ही नैरेटिव में फंस गया। आप लोग देश के हित की राजनीति अरे के कुंवर पैरोकार साहब, ना जग जाइए पहले थे, महाराज, दिन हो ना चुका कभी है। भविष्य में होंगे। दिन वर्तमान हो की तो गई बात है। छोड़ दीजिए। आप लोगों ने कुंवर हमेशा साहब, स्वार्थ की जग राजनीति जाइए। की है और स्वार्थ की राजनीति कुंवर में उत्तर साहब, प्रदेश जग के जाइए महाराज, सुबह के 10 बज गए हैं। योगी जी ने भारत चलिए, माना ठीक है, ठीक और है। आज लोकसभा इलेक्शन के बाद भी आप भारतीय जाग जनता नहीं रहे। पार्टी की उठो सरकार, लाल अब मुख्यमंत्री आंखें योगी जी का खोलो, नाम पानी इसीलिए जाना लाया पहचाना हूँ मुंह है कि धो लोगों लो। को भरोसा है कि उत्तर बीती प्रदेश रात के अंदर कमल एक पर फूले, मुख्यमंत्री उस तो पर ऐसा भी हो भौरे गया घूमे। जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर आपके गुंडा दो राज मुख्यमंत्री और को माफिया कैसे संभालोगे? रख दिया। ठीक है, ठीक है। अरे आप अपने दो मंत्रियों को कैसे संभालोगे जो रोज दिल्ली पहुंच रहे हैं? सबको संभाल लेंगे, हमें सबको संभालना आता है। कहाँ संभाल आप पा लोगों रहे के हैं महाराज? और सरेआम राज से उत्तर कला प्रदेश को बाहर सामने निकालना है, जनता देख रही है कि जनता के काम से लेना देना नहीं है। खाली योगी सरकार को गिराना है या बनाना है, दोनों लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली की। कपिश जी, देश आपको में लगता है जनता अंदर का की दिल्ली से आक्रमण पल हो पल रहा की है। अपडेट मिल रही है? क्यों कपिश जी, आपको लगता है दिल्ली से पल पल की अपडेट आपके पास सीधा पहुंच रही है? काम करना जानती है दीपिका जी, और धरातल पर आप ही काम लोगों कर के रही है। माध्यम से पहुंचती है। जब आप बताते हैं कि योगी जी फंसा गए हैं, केशव प्रसाद फंसा चलिए गए ठीक है, हैं, खैर तो खैर, हम लोग जैसे क्या देखिए करें? आपकी पार्टी में कुछ इधर उधर होता है तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है, क्योंकि चर्चाएं तो हर एक दल में होती है ना। ऐसे ही वहां भी सुगबुगाहट थी, उसकी क्लियरिटी कई बार दे दी जा चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। खैर, आज हमारा मुद्दा वो नहीं है, किसी और दिन उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सुधा जी बड़े शालीनता के साथ इस डिबेट को सुनते हुए मुस्कुरा रही हैं। सुधा जी, मैं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जिनकी 3, ठीक है, सुन लीजिए, अब जपेंद्र जी दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए और कपिश जी आप भी सुनिए। सुधा जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 7 और 3 की जिस तरह से बात बन रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस 3 सीटों पर, ऐसे में किन 3 सीटों को आप लोग चुनने के मूड में हैं और क्या स्थिति बन रही है इस बार उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव में? दीपिका जी, आपके पास 7-3 का आंकड़ा कहाँ से आया है, आप बता दीजिएगा। देखिए, हम तो सूत्रों के हवाले से, मैंने कैसे- पहले भी कहा कि नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है, जो हम तो बार बार इसी चीज को हाँ, दिखा रहे हैं और ठीक मैंने है। ऐड भी किया जी, जी, कि बिल्कुल। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 7 और 3 की बात चल रही है। जी, तो हमारे विश्वस्त सूत्रों की खबरों से सुन लीजिए कि इंडिया गठबंधन 10 पे 10 जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पे साथ में लड़ने वाला है। कितने सीटें किसकी, ये संगठन में जब डिस्कशन हो जाएगा, विमर्श हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही उसकी उम्मीदवारों की घोषणा होगी
आप लोगों को मालूम चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। हमारा गठबंधन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अभी हमारे कुंवर जो प्रवक्ता भाई बीजेपी के हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के और बड़ी बड़ी बातें लगता कि अब बस सही से एक लिखा लिखाया आ गया, पढ़ रहे हैं। तो एक सूक्ति कहना चाहूंगी कि संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम। जो भरा हुआ जो घड़ा होता है ना, वो इतना शोर शराबा नहीं करता, अपनी बात कह देता है और चीजें गंभीरता से निकल आती है। हम जानते हैं कि सरकार में जो है खुदा बहन, ये आप लोगों की आंखें खोलने के लिए बोलना पड़ता है, ताकि आप लोग को जनता को वोटर को गुमराह करते हैं तो कम से कम वो ना कर पाए। तो बहन बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उत्तर प्रदेश की सच्चाई बता रहे थे। आपने भी उत्तर प्रदेश में शासन करा है, आपने भी माफिया राज को सींचा है, आपने भी गुंडा राज को सींचा है, तो आप उस सवाल समाजवादी पार्टी इनको अगर आप चुप कराएंगे तो ठीक है जपेन जी बात पूरी कर लीजिए। सुधा जी जी आप अपनी बात पूरी अच्छा हुआ भाई, आपने मेरी बात को सिद्ध कर दिया, मेरे उदाहरण को पूरा सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत आभार आपका। जैसे मेरे उदाहरण आपने उसको एड ऑन किया, आपने सिद्ध कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको एड ऑन बात को फिर से ठीक है सुधा जी बात पूरी कीजिए। सरकार आपकी है, दीपिका जी, सरकार इनकी है, कर्तव्य इनके हैं, अधिकार इनके हैं, शासन प्रशासन इनके हाथों में। उसके बावजूद प्रश्न दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी को डाल के बचने का कैसे इस उपाय ढूंढा जाए, ये कोई इस मौजूदा सरकार से पूछ सकता है, देख सकता है, क्योंकि इनके उपलब्धियां और कार्य क्या है, इनके अधिकार और कर्तव्य क्या है, इन्हें पता ही नहीं है। इन लोगों को सिर्फ एक काम आता है, पीछे के लोगों ने क्या किया है बस उसके सहारे उस लाठी को लेके चलते रहो। हमें क्या करना है, कितना लीक गलतियों का सुधार करना, यही किसी अच्छे राजनीतिक दल और अच्छी सरकार का काम होता है। जो अरे भाई बीच में आपको यही नहीं पता है कि आपको जपेन जी मैं आपको पूरा समय दूंगी आपकी बात रखने का। आप सुधा जी आप अपनी बात पूरी करिए। जपेन जी मैं लौटूंगी और पूरा समय आपको दूंगी आपके जवाब रखने का। बात रखूंगी दीपिका जी, मैं कैसे रखूंगी, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। जपेन जी मैं समय दूंगी आपको। बार नहीं बोला है सुधा जी आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि जैनिन जी भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नहीं सबको अपनी बात रखने का समय मिलना चाहिए ना। सुधा जी आप बहुत बहुत आभार। आपने कहा कि उपचुनाव में देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है इस देश की कि सरकार जो है, जो ट्रिपल डबल और न जाने कितने इंजन को लेकर चलती है, चलता कोई नहीं है। वो लोग जनता को नहीं बता पाए कि वो क्या करने वाले हैं, और ये कहते हैं कि हमने भरमा लिया। अरे आपके नेता अयोध्या क्यों, चाहे मथुरा के जीते हुए सांसद हो, उन्होंने कहा, बाकी लोगों ने कहा, चिल्ला चिल्ला के कहा, 400 पार मोदी जी ने सदन में कहलवाया। उसी बात को लोगों ने कहा कि आप 400 दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। जनता ने उस बात को, जब उनके साथ हम खड़े हुए कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, जनता को बात समझ में आई। कुंवर जपेन सिंह भाई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जनता आप शासन में हो, जनता आपको सुन और समझ नहीं रही है, तो आपका फेल्योर है। लेकिन उनका कहना है सुधा जी उनका कहना है कि अगर ये नैरेटिव सेट नहीं होता तो नतीजे आज कुछ और होते। कुछ नहीं, ये तो बहाने मिल गए इनको। यही कह रहे हैं, सदन में यही लगवा रहे हैं, अब की बार 400 पार, सब कुछ यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं हम बदलेंगे। हम क्यों करेंगे? इन्होंने कहा, हमने तो जनता को उस बात को बताया कि हाँ ये करेंगे, ऐसा ये इनकी मंशा है, यही करना चाहते हैं। इसीलिए जनता को अपने बारे में, अभी आप देख रही हैं हमारे पड़ोसी देश में तानाशाही का क्या अंत हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। मैं बिल्कुल चाहती हूँ मेरे देश में लोकतंत्र, जनतंत्र जिस तरह होना चाहिए वैसे बना रहे। और इस बार की जीत ने, गठबंधन की जीत ने दिखाया है कि लोकतंत्र हमारे यहाँ मजबूत है। भले ही 6 लाख वोटों का जो संख्या का जो रिपोर्ट आई है कि 6 लाख वोटों का क्या हुआ नहीं पता, वो अलग बात है। लेकिन उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने देखा होगा, बाकी जगहों के उपचुनाव हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश का उपचुनाव रोका गया था। क्यों रोका गया था, बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में हम जानते हैं कि गठबंधन ने जनता का जुड़ाव और जनता को जो पता है कि इस देश में क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर सकते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए जनता हमारे साथ खड़ी है। नैरेटिव ये करते हैं सेट, ये नैरेटिव बदलते हैं, ये पीछे होते हैं, आगे होते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, जनता इनको समझ रही है। ठीक है जैनिन जी, सबसे पहले तो उपचुनाव पर ही मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि इन 10 सीटों के समीकरण को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं। अयोध्या की सीट भी शामिल है, जिस पर चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो या फिर बीजेपी की हो, दोनों ही पार्टियों की पेनी नजर है और दोनों ही पार्टियां चाह रही है कि ये सीट उनकी हो। ऐसे में 10 सीटों के लिहाज से बात करें और अयोध्या, खासकर अयोध्या के लिहाज से बात करें, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस उपचुनाव के समीकरण को?
दीपिका जी, जैसे कि अभी सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी लोकसभा की चुनाव की चर्चा कर रहे थे। मेरा कहना है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों का पैराग्राफ अलग है। अभी जो 10 सीट विधानसभा का होने वाला है, अभी योगी जी लोग अयोध्या गए हुए हैं, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं कि गए हुए हैं अयोध्या का जो सीट हारा हुआ है उसके लिए योगी जी अयोध्या में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अयोध्या पहली बार योगी जी नहीं गए हैं, बहुत बार गए हैं। उनका सपना था कि राम मंदिर उनके कार्यकाल में बने और उन्होंने बनवा के दिखाया। और चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन हारने के बाद अगर कोई सीखता है तो उसको हम मानते हैं कि बीजेपी ने इस हार के बाद जो सीखा है उसका जो अनुकरण कर रहा है, उसकी वजह है कि इस 10 उपचुनाव में उन्होंने 30 मंत्रियों को लगाया हुआ है। पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी उसका सर्वे करा रही है, उसके बैकग्राउंड को देख रही है, उस उपचुनाव क्षेत्र में किस प्रत्याशी का कौन सा चेहरा सबसे चर्चित है, जिसको लोग चाहते हैं, उसका सर्वे कर रही है। तो ये बीजेपी का एक मापदंड है चुनाव लड़ने का और जो सराहनीय है। कांग्रेस अभी जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। उसको लगता है कि हम लोकसभा जीते हैं तो विधानसभा भी उसी तरह हम जीत जाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है, अभी समाजवादी पार्टी का बचाव कर रही है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, यही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे अखिलेश यादव को कहती थी ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं, गुंडागर्दी होती है, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे पाले हुए होते हैं। उनकी 10 बुराई गिना रही थी, आज उनका बचाव कर रही है। आज गठबंधन है तो उनको अच्छा लग रहा होगा। कल के डेट में अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन खत्म हो जाएगा, यही कांग्रेस की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की 100 बुराई गिनाएंगी, तब वो अच्छी नहीं दिखेंगी प्रवक्ता जो बैठी हुई कांग्रेस के। और कहना चाहते हैं कि जो 10 उपचुनाव होने हैं उसमें पूर्व में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और निषाद पार्टी ने 1 ने और एलडी ने 1 सीट जीती हुई थी। इस बार बीजेपी का इन दोनों पार्टियों से गठबंधन है और मुझे लगता है कि जो 10 विधानसभा सीटें हैं, करहल है, मिल्कीपुर है, सीसामऊ है, कुंदरकी है, मझवा, मीरापुर, कटिहार, खैर, मूलपुर, गाजियाबाद, मुझे लगता है कि उस 4-5 विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद गया हूं, लोगों का यही कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी, ये आम जनमानस का कहना है। समाजवादी पार्टी का बस एक हथियार है, एम समीकरण, जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, जैनेन जी, आपने कहा कि लोगों के बीच में ऐसा है, अब आपने कहा गुंडा राज, माफिया राज, इन सब चीजों का जिक्र किया, लेकिन अगर ऐसा कुछ जनता के मन में होता तो इस बार तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकली है समाजवादी पार्टी, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ असर देखने को मिलता। दीपिका जी, लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो नैरेटिव फैलाया गया था ये आरक्षण को लेके कि बीजेपी आएगी आरक्षण खत्म कर देगी, अरे बीजेपी तो 10 साल इससे पहले थी, आरक्षण क्या खत्म कर दी? जतिन जी, आ रही हूं आपके पास, बात पूरी हो जाने लेकिन ये जो नैरेटिव फायदा फैलाया गया उसका फायदा इंडी गठबंधन को मिला। जो बहुजन समाज का वोट था वो इंडी गठबंधन में चला गया, लेकिन इस बार वो जान गई है कि ये जो नैरेटिव फैलाए गए थे, अरे तो कांग्रेस कहती कि हम 8,500 रुपए बांटेंगे, ये जो अरे आप क्या है, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपको पता भी नहीं है खत्म हो चुका है। वो सरकार बनने की बात की बात की, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के बाद 8,500 रुपए की बात कर रहे हैं। आपको पता है सरकार बनने के बाद की बात की, कांग्रेस की भाजपाइयों की, प्लीज, अरे अभी आप तो 99 पहुंचे हैं, 15 साल में 99 पहुंचे हैं, 10 लाख 15 लाख रुपए जो मिल रहा था ना पैसे, वो तो पहुंचने का। ठीक है, चलिए जपेन, ठीक है, जपेन जी, आप दीपिका जी, आप जान जाइए। दीपिका जी, और आप चलिए ठीक है, बात करें, अरे कांग्रेस तो बैसाखी पे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस जैनेन जी, अब जवाब सुन लीजिए और उसके बाद, क्योंकि जपेन जी भी इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र बना रही है, अगर इतनी औकात है तो जैनेन जी समझ में आ जाएगा, एक सीट मिलेगी कांग्रेस अपने पास रखिए। दीपिका जी, अगर आप की बात करने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बोलिए। राहुल गांधी पे तो अकेले लड़के देख लीजिए, यूपी में आपका खाता नहीं खुलेगा, एक सीट नहीं जीत सकती। ठीक है जैनेन जी, आपने अपनी बात रखी, अब जवाब सुन लीजिए। दीपिका जी, ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो औकात की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में आ गया है कहां से बैठे और क्या कर रहे हैं। दूसरी बात,
इनको ये नहीं पता है कि 8,500 रुपए की जो बात थी वो सरकार बनने के बाद, मतलब ऐसे प्रोपेगेंडाइज लोग हैं जिनको ये अरे पता आज ही तो नहीं गरीब है लोग को इंसाफ कि मिल रहा है। उसमें अभी अयोध्या में जो रेप चुप हुआ है, रहिए। समाजवादी ठीक। पार्टी का, अरे कांग्रेस का भाई। एक बंदा नहीं गया चलिए हुआ। ठीक है, अब हो गया, आपका हो गया। जपेन जी इंतजार करें। जी जपेन जी, आप अपनी बात गया रखिए। तो धमकाने को गया हुआ है कि केस ऐसा वापस करिए ले ना, लो, नहीं तो तुमको हम दीपिका बर्बाद जी। कर देंगे। चलिए ठीक है, कुछ ठीक है, अब महिलाओं सब बच्ची के साथ ठीक है। कितना जपेन जी, अन्याय आप हो रहा है। अपनी कौन बात नेता पूरी गया कीजिए। समाजवादी दीपिका पार्टी जी, का? ठीक है दीपिका जैनिन जी, सबको समय मिलना चाहिए। जपेन जी, दीपिका जी सुधा जी। दीपिका जी, ना, ना, हमको सिर्फ आप इस एक जवाब दे लैंग्वेज दीजिए। में अगर बात इनसे नहीं, पूछ देखिए लीजिए कि देखिए, इस- अरे भाई, शब्दों का ये सही बात प्रयोग है, करें। ये जैनिन जी, बात मैं है, आपसे भी समाजवादी रिक्वेस्ट पार्टी का करूंगी, कौन सा नेता मिलने गया शब्दों हुआ की है? मर्यादा को लोग ना हमारे लांघे। पकड़े जाते हैं। आप और बात एक नहीं महिला पकड़े आपके जाते। साथ डिबेट में बैठी हुई है, व्यक्तिगत और निजी टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। कैसे? शब्दों की किस मर्यादा लहजे को में ना बात कर लांघे, रही है? ये मेरा सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है। अयोध्या के जपेन जी, से आप मिलने अपनी कौन बात गया हुआ है? रखिए। हमको बता दीजिए आप। जपेन जी, जी आप अपनी जी, बात अब हम लहजे में आपकी बात कर बिल्कुल रहे हैं। कुछ बताना ये चाहेंगे। रेपिस्टों की इतने पार्टी है। बड़े और जहाँ ये एक रेपिस्टों की मानवता पार्टी की वाले बात है, किसको वहाँ गुंडा नाटक बताएंगे? को देने की बात कर रहे इससे हैं। बड़ा गुंडा कौन होगा? मानवता ये तो लड़ बैठे चुकी है हैं, समाजवादी इससे बड़ा पार्टी गुंडा और कौन कांग्रेस है? की। अरे बलात्कारियों की पार्टी से आते हो और दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि गुंडे अरे की आपके पार्टी नेता ने है। कहा था बलात्कारियों हैं? माफिया अपने यहाँ बैठाए हुए हो। ब्रजेश सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, दिनेश सिंह, कुंटू सिंह, ध्रुव सिंह, हैं? सारे गुंडों को बैठा के अजय मिश्रा टेनी की पार्टी वाले बलात्कारियों की पार्टी से हो तुम। बलात्कारियों की पार्टी है तुम्हारी। तुम्हारे यहाँ तो सब बलात्कारी हैं, बलात्कारी। अरे बलात्कारी इस बात को नोट कर लो, गुंडों मवालियों की पार्टी हो तुम। बलात्कारियों का समर्थन करती है। अगर ना होते तो लोकसभा का इलेक्शन हार जाते क्या? अरे ये गुंडे मोदी हो गुंडे, सरकार है कि एक-एक बलात्कारियों को गुंडे चुन-चुन के हो। मारेगी। सीधी बात सुन लो, हर गरीब तबके को बलात्कारियों से तुम्हारे संबंध है। चलिए ठीक है, अब प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। ठीक है, पार्टी वाले हो। आप सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप जपेन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। जपेन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जपेन जी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। जी मुझे आ रही है, आवाज जी, आ रही है। जी आ रही है। देखिए, दो चीजें तो साफ हो गई, हम एक चीज मिस कर गए थे। ये नैरेटिव लोकसभा में फिट हुआ है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पहला तो हमारे भी उसमें, हम मानते हैं कि हमारे भी कुछ वरिष्ठ लोगों से भाषण देते हुए या कुछ कहते हुए गलती हो गई, तो वो उन्होंने ये ना इंडी गठबंधन ने लपक लिया कि संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने के साथ साथ आपने जो है उसमें एक चीज और जोड़ दी कि आप रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तो डेफिनेटली उसका नुकसान हमें हुआ। हमें उसका लेकिन नुकसान जपेन जी, आपने एक चीज मानी कि आप ही के पार्टी नहीं, आपने एक चीज मानी कि आप ही के किसी पार्टी की ओर से ये बयान दिया गया, नेता की ओर से बयान दिया गया संविधान बदलने वाली, ये चीज मान रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी तो इसमें एक फेलियर साबित हो रहे हैं ना, कि नैरेटिव जो अगर सेट किया गया, प्रयास किया गया, तो आप लोग रोकने का उसको प्रयास नहीं कर पाए ना, वो आग कैसे बढ़ती गई? इसमें लिसन आप हमारे देखिए, मीडिया आज की डेट में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया बहुत पावरफुल है। और जब एक रॉन्ग लाइन, एक किसी नेता के एक वक्तव्य को बार बार मीडिया ने दिखाना शुरू करा, तो इन्हें इंडी गठबंधन को मौका मिल गया। अब इंडी गठबंधन समझा रहा है, मीडिया दिखा रहा है, संविधान बदल देंगे, भाई आपके नेता बयान देंगे तो मीडिया दिखाएगा तो है ही ना। लंबे समय तक गुंडा मवालियों और गैंगस्टर के राज में जिन्हें ये संरक्षण देने वाले दल थे, जब ये राज करते तो कोई बड़ी बात नहीं की कर दिया। लेकिन अब जनता की समझ में आ गया, अब जनता की समझ में आ गया, उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी जी, जो इन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त है, गुंडा मवाली और गैंगस्टर को बिल्कुल भी काम करने की जगह कहीं नहीं मिलती उत्तर प्रदेश में आज की डेट में। और ये पॉजिटिव क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं था भारतीय जनता पार्टी को? योगी आने वाली लोकसभा चुनाव में योगी जी को बहुमत उत्तर प्रदेश की चुनेंगे और विकास की पार्टी है तुम्हारी, और उत्तर प्रदेश हुआ है उसकी गति को तेजी में उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, ना कि उसको अवरुद्ध लगाने की, क्योंकि ये सब लोग बेनकाब हो चुके हैं। और योगी जी को उत्तर प्रदेश का बच्चा पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नारे लगा रहे थे। नीतियां हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है,
महिला चलिए। पत्रकारों का बलात्कार करता है, FIR दर्ज नहीं करते चलिए हो। ठीक है, शर्म आज का से मर जो जाओ। मुद्दा है उससे मत भटकिए। आज का मुद्दा उपचुनाव का है और उपचुनाव पर जब चर्चा हो रही है तो अब मेरा सवाल आपसे जतिन जी ये है कि अब क्योंकि जब 10 सीटों की तैयारी हो गई है तो एक बार फिर से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चर्चा कर लेते हैं कि मिल्कीपुर सीट वो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जो डेंट पहुंचा है, उसके जरिए मिल्कीपुर सीट के जरिए एक संदेश देने का प्रयास भी क्या बीजेपी करेगी इसको जीतकर? बिल्कुल, देखिए 3 सीटें भारतीय जनता के पार्टी के पास हैं, 2 सीटें गठबंधन के पास हैं। हमें ऐसा लगता है कि 7 से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत बहुमत से विजय होंगे और शायद एक-एक सीट इनके खाते में, वो भी इनका एक मुस्लिम फैक्टर है, जहां मुस्लिम और ये, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जातवाद और क्षेत्रवाद से बाहर निकालने की जो एक मुहिम शुरू की थी, निश्चित तौर पर वो कामियाब होती हुई दिख रही है और देश के अंदर ये जिन 4 जातियों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, चलिए ठीक है कपिश जी, समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट कितनी जरूरी है? ठीक है, अब जवाब सुनिए। समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट कितनी जरूरी है जीतना? समाजवादी पार्टी के लिए 10 उपचुनाव की सीटें जरूरी। 10 सीटों पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मिल्कीपुर सीट पर बात करें तो मिल्कीपुर सीट कितनी अहम है आप लोगों के लिए? जीती हुई सीट है, उस पर क्या बात करें? इन लोगों की खड़े होने की जगह नहीं है। इन्होंने खुद अपने बुलडोजर से अपने आप को बुलडोज किया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि नैरेटिव जो है वो झूठी चीजों की गढ़ी है। जब आपके 4 सांसद, माननीय सांसद, बच्चे हैं, कहाँ दूध पी रहे थे? अरे उठे लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाया हूं, मुंह धो लो, जग जाओ, हार चुके हो लोकसभा। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि आपके लोगों ने कहा कि 400 पार करा लो। लेकिन इस चीज से देखिए कपिश जी, इस चीज से तो नकारा नहीं जा सकता है ना कि लोकसभा चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं, उपचुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? ना कि हमारे कुछ लोगों से गलती हुई और इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया। आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते? इन्होंने रॉन्ग नैरेटिव सेट करा, इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम करा, ये खुद तो बोल रहे हैं मुद्दे कोई विशेष अलग नहीं होते। जब देश का चुनाव होता है तो उसमें 50% चीजें देश की होती है, 50% अपने प्रदेश और लोकल की चीजें होती हैं। और इसमें भी उसी तरीके से आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अपने अंदर जो इनके यहाँ लूट और छूट मची हुई है, जो इनके यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से करा रहा है, बुलडोजर नीति पक्षपात लॉ एंड ऑर्डर करा नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को जिंदा कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बर्बाद किया गया है। योगी और पूरे अयोध्या में गुजराती इलाके होती थी, उस लॉ एंड ऑर्डर को इतनी ताकत दी गई, ताकत दी गई कि गुंडे, मवाली, बदमाश और गैंग बैठ करके उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए। कर रही है। ये लोकल करिश्मा है जनता पार्टी की सरकार का उत्तर प्रदेश में करिश्मा। कुंवर साहब, आप इसी लॉ एंड ऑर्डर को खाने वाले लोग हैं, देखना चाहती है। आप रोटी नहीं ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में मक्खन लगा वाली बदमाशों का लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का दिया हुआ लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, जिसमें आज वहां का बच्चा, महिलाएं, बच्चियां सब सुरक्षित है। विनीत सिंह को पाले हुए हो, धनंजय सिंह को पाले हुए हो, सेंगर को पाले हुए हो, अजय मिश्रा टेनी को पाले हुए हो, केशव प्रसाद मौर्य को पाले हुए नहीं है, सब आज सही राह पे हैं, सब अब लोकतंत्र को नतमस्तक होते हैं। जो लोग लोकतंत्र का मखौल उड़ाते थे, गुंडागर्दी, बदमाशी का आप लोग उनका नाक भेजा इस्तेमाल करते थे, आज इस तरह के गैंगस्टर और इस तरह के लोगों की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई जगह नहीं है। इसलिए आप लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही है, ये आप लोगों की पीड़ा है कि आप लोगों ने जो एक अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ था, वो योगी जी ने खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश पूरा से। परिवार अपने यहाँ ले लिया है। गायत्री प्रजापति भी अब आपके एनसीआरबी घर के में आंकड़े देख लीजिए, कब है कि नहीं है? एनसीआरबी के आंकड़ों को चेक कर लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये बताओ, सारे रेपिस्ट आप ही के सहारे क्यों हैं? ठीक है, सुधा जी भी कुछ कह रही है, उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी सुधा जी, उसके बाद जैनिन जी। हमारे जपेन भाई कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देश और हर जगह आपके जो डबल और ट्रिपल इंजन है, सब कुछ बेहतर होता। देखिए भाई प्लीज, मैं आपके बीच में इनफैक्ट नहीं बोल रही हूँ,
2014 के बाद का उत्तर प्रदेश कहीं अरे बेहतर आप है। स्वतंत्र हुए हैं, आप दुनिया ये स्वतंत्र मानती हुए है। हैं अभी 2014 आपके बिल्कुल। आपको अगर समझाने बेहतर हो, चुनाव हार जाते। समाजवादी जो लोग पार्टियां इतने बच्चों को इतने समझाने का अरे इनका आप सवाल चुनाव नहीं है। हार हर जाते लोग होते हैं ना, आप समझ जो चुकी लोग है। इतने चुनाव हार जाते उत्तर हैं, प्रदेश की कोई दुनिया कोल में भाषण होते हैं, उनको समझा नहीं सकते हैं। थी, बुरी आज जो तरह लॉ से एंड आए ऑर्डर हैं की चुनाव मजबूत उत्तर स्थिति प्रदेश में, मुंह भाषणबाजी छिपाने नहीं के लायक जगह नहीं चल है। रहा उत्तर है। प्रदेश के शासन प्रशासन के बोल हाथ दीजिए में आप। है। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी पीड़ादायक चीज है। ओफो, दीपिका जी, मतलब माफी ऐसे तो डिबेट ना। चाहते तो हमसे रहा नहीं गया। आप लोगों ने इतना अराजक उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश को बना दिया था, तो आप जब डिबेट में आप अराजक हो रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि अराजक थे। ठीक अब ठीक आप अपने झूठ की चलिए ठीक है जैनेन जी, अगर अयोध्या की मिल्कीपुर नहीं। सीट की हम बात करते हैं देखिए आपने तो दीपिका जी, मैंने कुछ बोला नहीं, आपकी उधर पहुंच गई। ये गलत है। डिबेट नहीं कराना है तो आप एक जो माफ कीजिएगा सुधा जी, माफ कीजिएगा आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अगर आप नहीं, मुझे आप नहीं इस बोलने तरह देंगी, से मैं किसी बोलूंगी, पॉलिटिकल मैं एक्सपर्ट पर बोलूंगी। प्रतिनिधि नहीं लगा सकते ना। नहीं, अगर कोई मेरी मर्जी है, मैं लगाऊंगी। अगर हम आपके फेवर में बैठ के बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है आप सुधा जी को अपनी बात हमारे पूरी बात करने करेंगे। दीजिए। सुधा ऐसे थोड़ी ना कोई जैनेन चैनल जी, किसी को बिगाड़ जपेन जी ऐसे नहीं गलत होता बात ना, क्या होगी? सुधा जी को अपनी आप बात पूरी अकेले करने दीजिए। दीपिका जी, इस तरह किसी की भी बात नहीं समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का काखा का जानता है तो निश्चित तौर पर उसे बोलने का अधिकार है। चलिए दीपिका ठीक जी, है अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आप मतलब ठीक है debate ठीक है में सुधा जी आप अपनी बात एक बोलिए। ही आदमी सबको बताएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं आपको मेरी जपेन मर्जी जी है, आप मैं अपनी बीच में पार्टी नहीं को बोलेंगे। कर रही हूँ। सुधा जी सामने आप वाला अपनी बात लगातार बोलिए, झूठ आपको बोलेगा पूरा तो समय मैं दिया तो जा रहा बोलूंगी, है। अपोज करूंगी, जाहिर सी बात है। जी बोलिए और आप यहाँ अपनी। पे सिर्फ झूठ 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 चल रहा है इनकी तरफ से। भाई मैं इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े क्या हम लेके आए थे क्या? एनसीआरबी के आंकड़े आते तो क्या हमने बनाया था उसको? भाई जपेन जी तो कुछ नहीं दिख रहा है। 2014 के पहले सब कुछ हम आदिवासी थे, अचानक सब कुछ बेहतर हो गया इन लोग के आने आप 2 घंटे जपेन जी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आपकी बात भी सुनने का पूरा मौका उन्होंने लिया है ना, उसके बाद बोल रही है। जपेन जी ऐसे नहीं है, आपकी ऑडियो म्यूट करवानी पड़ेगी फिर मुझे। आप बात सुनिए, सुधा जी आप अपनी पूरी बात रखिए। आप उसके जिम्मेदार नहीं है। जनता ने दिखा दिया, ईमानदारी दिखा दिया, मैं विश्वास करती हूँ। नहीं जपेन जी आपके पास पूरा मौका रहेगा अपनी बात रखने का। जवाब तो सुन लीजिए। देखिए मजबूरी में मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, वो चीज सही नहीं है, इसलिए आप जवाब सुन लीजिए ताकि सभी मेहमानों को मौका मिल सके। ऑडियो डाउन करने से बेहतर यह है कि आप 50 लोगों को कॉल पे ले लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका जब मौका आएगा आप अपनी बात रखिएगा। सुधा जी आप अपनी बात रखिए क्योंकि दूसरे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। चलिए ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई ना। सुधा जी आप अपनी बात रखिए और प्लीज कोई बीच में ना बोले ताकि बात पूरी हो जाए, दूसरे इंतजार भी कर रहे हैं। डिबेट में 4 लोग बैठे हैं, चारों को अपने अपने पार्टी की बातों को रखना है। उसके बाद इतनी अराजकता कि किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कहे वही मान लो, इनके अकॉर्डिंग मान लो। जैनेंद्र भाई कह रहे हैं कि औकात नहीं है, ये हाथ दिखा दिखा के धमका के बात कर रहे हैं। हमारे जपेन भाई जी हैं जो कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई अगर आप ही लोगों को लगता है कि आप ही सही है तो यहाँ पे लोकतंत्र बचा कहाँ? क्योंकि आपकी तानाशाही जो आप कहो नहीं, प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। बैठिए, आप सच बोलिए, आप सच को स्वीकार कीजिए, हम सब सुनेंगे, आपका सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है भाई ये आपकी स्वीकार्यता, इनकी स्वीकार्यता, एनसीआरबी डेटा का उन्होंने जिक्र किया है, इस पर मैं जवाब लूंगी जपेंद्र जी से। झूठ को हम ना बोले तो स्वीकार्यता नहीं है। देखिए दीपिका जी, बहुत ही आसान होता है, आप सत्ता में हो, आपके पास शासन प्रशासन सब कुछ है, उसके बाद भी जनता आपसे खुश नहीं है, इसका मतलब आपने अपने कर्तव्यों की इकसुई कर दी, आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा। अगर किया होता तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद जनता आपके पक्ष में खड़ी नहीं है, इसका मतलब जनता परेशान है। नौकरियों का झांसा दिया, नौकरी भी नहीं मिली। 2 करोड़ की बात, अब तक कम से कम बच्चे हमारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको पढ़ाने के बाद आज तक मैं नौकरी दिला नहीं पाई हूँ, वो बच्चे नौकरी में होते, पद ही नहीं निकल रहे हैं, जो पद है वो भी नहीं मिल रहे हैं। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी क्यों करनी है? अरे कम से कम जो व्यवस्था है वो तो मिलनी चाहिए। आप पैसे अकाउंट में डाल रहे थे, लोगों को कितने कितने लाख रुपए, वो भी नहीं आए। आपने नोटबंदी की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपने सब कुछ कर लिया जो आप चाह रहे थे, लेकिन जनता के भले के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है सुधा जी, इन सवालों का मैं अभी जवाब लेती हूँ। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो जनता है ना, जो जनता सब जानती है, वो जानबूझ के इन सवालों का भी आपके जवाब लूंगी अभी जपेन जी से। जैनेन जी भी इंतजार कर रहे हैं। जैनेन जी आप अपनी बात रखिए और जपेन जी इन सवालों का फिर आपको जवाब देना है।
दीपिका जी ओवर टू यू। ठीक है जपेन जी, अब बीच में दीपिका मत जी, बोलिएगा, आपकी इसके बाद अगर टर्न आप आएगी, आप अपना सच्चे जवाब देश को दीजिएगा। भैया फिर जैनन जी, तो आप इंडी अपनी बात गठबंधन पूरी की सरकार कीजिए। बन जाती। दीपिका जी ओवर देश की टू। जैनन जी, ये आप तक इंडी आवाज गठबंधन अगर पहुंच रही है तो आप अपनी जो बात कुछ पूरी कीजिए। आपको मिली है, अभी आप 100 के आंकड़े से नीचे हैं अकेले। विपक्ष में इंडी गठबंधन में आप भले ही 200 से जपेन जी, ऊपर का दूसरों आंकड़ा को पार बोलने कर का गई। मौका अभी आप दीजिए, 100 ताकि अगर दूसरे independent मेहमान बात भी करें अपनी तो बात इंडिविजुअल रख आप 100 सके। के आंकड़े से भी नीचे हैं, और वो भी हम एक रॉन्ग अकेले भी रहे, सुनिए, हम अकेले भी रहे ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी सबका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ राजनीति यहाँ पे जीतने और झूठ बोलने नहीं आए हैं। आप लोग भूल जाइए, हमारी संख्या 1 हो या 2 ऐसे फर्क नहीं पड़ता, साथ सच का नहीं छोड़ेंगे, झूठ और जुमलेबाजी नहीं करेंगे। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जैनिन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी दीपिका बात पूरी जी, कीजिए। जी अभी आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उसका गवाह हूं। 2008 में नोएडा में मेरा व्यापार होता है। 2008 में हमको 5 लाख रुपए अरे रंगदारी महाराज, का आप लेटर गवाह आया हैं? था, और समाजवादी आपकी कोई पार्टी के गवाही सपोर्ट के मांगेगा, जो गुंडे थे, पक्षपातपूर्ण गवाह उन्होंने हैं हमसे आप। 5 लाख रुपए रंगदारी मांगा था। मैं थाने में एफआईआर लिखवाने गया, उसका अभी भी मेरे पास कागज अरे रखा हुआ महाराज, जो हमने हमसे एक 1 लेटर करोड़ लिखा रुपया था। मांगा गया रुक है। जाइए, रुक जाइए। हमसे 1 करोड़ रुपया मांगा गया है, और मैं आपको एप्लीकेशन दिखा दूं। वो मैं कहता था आपको 1 करोड़ रुपया हमसे मांगा गया था, 1 करोड़ रुपया, समझौता करना और पड़ता मैंने था, और 1 बकायदा लाख रुपया एफआईआर हमने दिया दर्ज हुआ। कराने के लिए तब एप्लीकेशन दी जाकर थी, मुझे बख्शा गया है, लेकिन कोई और मुझे कार्रवाई वहां नहीं व्यापार हुई। करने दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी पक्षपात वाले आदमी एविडेंस देने चले, बताइए। ऐसा ये ऐसा ही evidence जंगल देंगे। राज था उत्तर अरे प्रदेश उठो में। लाला और आज वाक्य के डेट खोलो। में चले ऐसा जाइए ही आप जंगल नोएडा राज में। देखा उत्तर प्रदेश अरे में। महाराज, जंगल राज तो आपने बना रखा है। अब आप 1 करोड़ रुपया हमसे रंसम मंगवा रहे जितने हैं। भी व्यापारी हैं आज कहते हैं कि जब से योगी बताइए, के राज झूठ आया हुआ बोलने है, में शर्म एक नहीं भी है। गुंडा मवाली वहाँ पे राजनीतिक कोई भी विश्लेषक बने रंगदारी कि नहीं भाड़ मांगता है, कवि बने और कोई हुए भी हैं। गुंडा टैक्स नहीं लेता है। वही जब अखिलेश अरे ये यादव का राज राजनीतिक था, विश्लेषक है कि वहाँ पे भाड़ कवि रंगदारी है। किया जाता था। अरे व्यापार महाराज, में भाड़ व्यापारी कवि भी छोटे जपेन शर्मा जी, जब आपकी जाएगा। बारी आएगी जवाब देने की तो आप राजा जवाब के दे दीजिए, कसीदे क्योंकि पढ़ने ऐसे में तो इतना किसी की बड़ा भी बात भाड़ समझ कवि नहीं मैंने आ नहीं रही है देखा। ना। आप एक बात अभी पूरी जो हो जाने बोल रही दीजिए, थी कि- ताकि नहीं, दूसरे ये- गेस्ट की भी ये बात समझ में आए। ये मैं पूरा राजा मौका की दूंगी ना गाथा आपको बात गाएंगे, रखने का। ये भाड़ कवि है। अरे ये राजतंत्र में होता था महाराज, भाड़ कवि। अरे आपकी वो सरकार राजतंत्र में नोएडा होते यूपी थे, आता है। चंद्रबरदाई। और अखिलेश यादव की सरकार है ना? थी, रंगदारी दिया हमने पृथ्वीराज राठौर, बात कुमार बचाने के राठौर, लिए, ये और सब आज जिंदा राजतंत्र रहने में के हुआ लिए। करते थे महाराज। राजनीतिक विश्लेषक का काम भाड़ कवि बनना नहीं है। आप तो भाड़ कवि बन गए हो, एविडेंस दे अरे रहे हो। आइए ना दिखा देते हैं बाहर की। और हम बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया हमसे मांगा गया। हमारे पास भी चिट्ठी है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं चलिए, हुआ। ठीक है। 1 करोड़ ठीक रुपया है। हमसे मांगा जपेन गया। जी, सुधा जी ने कुछ सवाल उठाए थे, जैसे कि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, नोटबंदी का मुद्दा उठाया था, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं कि ये जो मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से युवा त्रस्त हैं, अरे हो और गया इसका महाराज, डेंट चुप रहिए। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे उपचुनाव में बीजेपी को मिला है और मिलेगा, उनका ये कहना है। क्या जवाब देंगे इस पर? सभी लोग जवाब सुने ताकि दूसरे मेहमान तक आवाज सही से पहुंच पाए। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी। जपेन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी पूछें। जी क्या जपेन सवाल जी, है? सुधा जी ने सवाल उठाया था, मुद्दा उठाया था युवाओं का, बेरोजगारी का, नोटबंदी का, और ये जो मुद्दे ऐसे हैं की ओर से कहा गया था कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से जनता त्रस्त है और उसी का खामियाजा मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सरकार और एनसीआरबी के जनता आंकड़ों लिए का भी चुनी उन्होंने जाती है, जिक्र किया देश था, की प्रगति इस पर के भी लिए मैं चुनी चाहूंगी कि जाती है। जवाब दें आप। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर इन 4 जातियों के लिए, महिलाएं चाहे वो किसी वर्ग धर्म की हो, युवा चाहे वो किसी वर्ग धर्म के हों, बेरोजगार किसी भी वर्ग धर्म के हों, और हमारे किसान चाहे वो किसी भी वर्ग धर्म से आते हों, इन 4 के लिए इसीलिए बजट में आंदोलन इस कर बार रहा है बहुत अच्छे किसान। प्रावधान किए गए 700 हैं। किसान शहीद और कराने आने वाले वाले बता रहे हैं 5 कि ये वर्षों किसान में परस्त भारतीय है। जनता क्या हाथ पार्टी इन्हीं पर है 4 भाई? वर्गों के ऊपर फोकस करके युवाओं गजब के के है लिए भैया। रोजगार, अरे जग जाओ मेरे महिलाओं भाई, के पूरी लिए डिबेट में अच्छे मैं गाना साधन, गा के सुना रहा उसके हूँ आपको। अलावा अरे आपको मैंने कुंवर साहब गाना गा के सुनाया, क्यों दो लाल आंखें खोलो। आपकी आंखें नहीं खुल रही है। रोल है, किसान उन्हीं आज के भी मदद आंदोलन पे बैठा हुआ है। बनाई जा रही है और उसकी उनके MSP पे क्रियान्वयन गारंटी का की दिशा कानून में आपने नहीं दिया। राज्य सरकारें और
केंद्र गन्ने सरकार का आगे बढ़ भुगतान रही उसका है। नहीं किया, निश्चित तौर से बिजली का बिल हमने उसका माफ अगले नहीं 5 किया, वर्षों में उस केंद्र पर से सरकार और मुकदमे नहीं राज्य उठाए सरकारों की ये नीतियां हैं और कि कह रहे अधिक किसान से हमारे अधिक साथ युवाओं बैठा के हुआ लिए है। रोजगार कहाँ किसान और आपके उनके साथ लिए बैठा हुआ आय है? के साधन और एक सेल्फ कहाँ बैठा हुआ है एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट बताइए? करने की दिशा में अभी हम किसान सबने कौन बजट में है? देखा कि कितने जो स्टार्टअप आपके स्टार्ट साथ करने बैठे के हुए लिए किस हैं, किस तरह से लोन्स वो तो और व्यापारी सुविधाओं को है, बढ़ाया गया है। तो किसान इन्हीं नहीं वर्गों है। के लिए देश को एक विकासशील देश अरे से इनसे पूछिए विकसित भाई कि देश की किसान तरफ इनके आगे साथ कहाँ बढ़ाने के बैठा लिए हुआ है? राज्य ठीक है, सरकारें कपिश और जी, केंद्र कपिश सरकार जी, काम कर जपेन जी रही कह है रहे और हैं कि निश्चित तौर देश पर को विकासशील बहुत देश जल्द से हम विकसित देश में उन्होंने तब्दील अर्थव्यवस्था किया है। के सरकार चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया क्योंकि समय कम है। सर फोड़ लेंगे, अर्थव्यवस्था हमारा के सर फोड़ लें अपना। पाएंगे और ये भारतीय जनता विकासशील पार्टी की राष्ट्र, केंद्र विकसित सरकार और राष्ट्र का राज्य सपना सरकार का फोकस मोदी जी ने इन्हीं कहा कि मुद्दों सन के ऊपर। 47 में हम होंगे और ये आज कह रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं इनको। अब इनके आगे हम क्या बोले महाराज? ठीक है, ठीक है। अब आखिरी के 20 सेकंड, सुधा जी आपकी भी प्रतिक्रिया है। उम्मीद करती हूँ आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्या करा सुधा जी, जब आपको केंद्र में मौका मिला तब अरे आपने क्या महाराज करा? तो बीन ये बजा देश में की क्या जनता आपके जानती समय है ना, तो आपके नहीं सामने बोले तो बीन बेहतर। बजा में बैठ के भारतीय जनता जिसको यही नहीं मालूम है जो कि हम वादा विकसित किया राष्ट्र चलिए ठीक है, माफी के साथ आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और साथ ही साथ जहां समीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये सुगबुगाहट भी तेज है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। खैर, देखने वाली बात ये रहेगी कि इन 10 सीटों के उपचुनाव में नतीजे किसके पक्ष में कितने जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।